और आइए सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हालात काफ़ी ख़राब हैं। अंतरिम सरकार बदले की नीयत से कार्रवाई कर रही है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को देश में अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर फांसीवादी मानसिकता का आरोप लगाया। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, बांग्लादेश की राजनीति में हसीना की फांसीवादी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के सियासी घटनाक्रम में पूरी तरह से बदलाव आ गया है। जहां अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, वहीं मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके बाद शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को देश में अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ब्रिटेन के एक समाचार पत्र को दिए गए इंटरव्यू में अपनी मंशा जग जाहिर कर दी है। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर फांसीवादी मानसिकता का आरोप लगाया। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, बांग्लादेश की राजनीति में हसीना की फांसीवादी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने आवामी लीग सरकार की आलोचना करते हुए कहा, शेख हसीना ने जनता, प्रशासन, कानून व्यवस्था और अपने हितों को बढ़ाने के लिए संस्थानों को नियंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि चुनावों में आवामी लीग के हिस्सा लेने का फैसला राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से ही लिया जाएगा। इस बीच यूनुस ने बताया कि अंतरिम सरकार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की तत्काल मांग नहीं करेगी। यूनुस ने कहा कि उनकी सरकार देश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा फैसला आने के बाद शेख हसीना की वापसी की मांग करेगी, जिसने उनके और 45 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। दूसरी तरफ अंतरिम सरकार के गठन के बाद बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया को लगातार राहत मिलती दिख रही है। ढाका हाई कोर्ट ने खालिदा जिया के खिलाफ दायर 11 आपराधिक मामलों को खत्म करने का फैसला किया है। इन मामलों में खालिदा जिया के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी था, जिसे रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि शेख हसीना सरकार के कार्यकाल के दौरान खालिदा के खिलाफ 2015 में अलग अलग समय पर ढाका के विभिन्न थानों में आगजनी, हिंसा और राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए थे। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद खालिदा जिया की कानूनी उलझनें और चुनौतियां काफी हद तक कम हुई हैं। 5 अगस्त को तख्ता पलट के अगले दिन राष्ट्रपति ने खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दिया। वे कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से नजरबंद थी। हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ओआरएफ के, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जो अंतरिम सरकार बनी थी उससे ये आशा की जाती थी कि वो तटस्थ रह करके कार्य करे, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से बदले की भावना से कार्य हो रहे हैं और शेख हसीना तो देश छोड़कर आ गई हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी पार्टी के जो लोग हैं, उनकी पार्टी के खिलाफ, उनकी पार्टी से जुड़े हुए छात्र संगठनों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ा एक अनडेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनता नजर आ रहा है वहाँ पर, कि जो पार्टी जिसने 15 साल सत्ता संभाली, उसके बाद जो भी उसके खिलाफ चैलेंजेस हों, जो भी उसके खिलाफ आरोप हों, आप उतनी बड़ी पार्टी को, उतने बड़े पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को मार्जिनलाइज करने की जो कोशिश लगातार की जा रही है, उससे बांग्लादेश के लिए एक बड़ा संकट आगे आने वाले समय में खड़ा हो सकता है। क्योंकि आवामी लीग बांग्लादेश की एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रही है, और आवामी लीग के जो रोल रहा है, चाहे वो उसके बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के इमीडिएट बाद हो, या पिछले कुछ दशकों में हो, जहां पर उसने एक नए बांग्लादेश के निर्माण की कोशिश करी, वो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और उसके समर्थन में जो भी वहां पर जो एक सेंटिमेंट है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो
ऊपर नीचे हो सकता है राजनीति में। कुछ चैलेंजेस आवामी लीग या शेख हसीना के से जो लोग प्रभावित रहे हैं उनके उनके मन में भावना हो सकती है, लेकिन ये कहना कि आवामी लीग का कोई रोल बांग्लादेश पॉलिटिक्स में नहीं होगा और आवामी लीग को एक फासीवादी पार्टी करार देना बगैर किसी ब्रॉडर एक सोसाइटल या पॉलिटिकल चर्न के, ये मुझे लगता है अपने आप में बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चुनौती आगे आने वाले समय में खड़ी कर सकता है। और जिसका आपकी रिपोर्ट ने भी जिक्र किया कि एक तरफ जहां आवामी लीग को लगातार मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि वो फासीवादी पार्टी है इसलिए उसको ना चुनावों में आने की कोई संभावना है, ना उसको हम पॉलिटिकल स्टेटस देंगे। दूसरी तरफ बीएनपी को या बीएनपी के जो नेता जो अभी तक कटघरे में थे उनके खिलाफ एक के बाद एक जो मामले हैं वो रफा दफा किए जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है अपने आप में एक अगर एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर भी देखा जाए तो बड़ी एक अप्रत्याशित स्थिति बांग्लादेश में बनती नजर आ रही है। और ये सब कोई हो रहा है एक इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर में जिसकी अपनी डेमोक्रेटिक मैंडेट की वैलिडिटी क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। इस तरह का जो माहौल बन रहा है जिसमें जो बेगम खालिदा जिया की जो पार्टी है उसको काफ़ी वहाँ पर समर्थन दिया जा रहा है अंतरिम सरकार के द्वारा। बेगम खालिदा जिया के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं वो वापस लिए जा रहे हैं। जमात को काफ़ी समर्थन वहाँ पर मिल रहा है, कट्टरपंथ वहाँ पर बढ़ रहा है। एक ऐसा दौर था कि बांग्लादेश काफ़ी बदनाम रहता था आतंकवाद को लेकर के, लेकिन शेख हसीना जब से सत्ता में आई ये आतंकवाद का जो दंश है इससे कहीं ना कहीं छूट पाने में उनको बहुत हद तक सफलता मिली थी। ऐसे में बांग्लादेश कहीं उसी पुराने दौर की ओर, कट्टरपंथ की ओर तो नहीं चला जाएगा? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा खतरा है बांग्लादेश के लिए, भारत के लिए और पूरी जो साउथ एशिया का जो एक इन्वायरमेंट है उसके लिए। कि लोग ये भूल रहे हैं कि जब शेख हसीना आई थी 15 साल पहले, उससे पहले कितना खतरनाक माहौल बनता जा रहा था बांग्लादेश में। और वो बीएनपी की जब सरकार थी, खालिदा जिया की सरकार थी और जमात का उनको समर्थन प्राप्त था, वो जो एक गठबंधन था, गठजोड़ था, उसके संरक्षण में जिस तरह की एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज वहां पर पनप रही थी उसने न सिर्फ बांग्लादेश का नुकसान किया बल्कि पूरे भारत को एक सिक्योरिटी चैलेंज दिया। भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत खराब रहे और पूरे जो साउथ एशिया का माहौल था, बे ऑफ बंगाल का माहौल था जिसमें बांग्लादेश इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वहां पर बहुत बड़ी एक नेगेटिव परिस्थितियां बनती उस समय उभरी थी। तो उसके बाद शेख हसीना ने बहुत तरीके से बांग्लादेश को संभाला और बांग्लादेश को ही नहीं संभाला। एक समय तो ऐसा आ गया था कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति भारत की आर्थिक स्थिति से बढ़िया नजर आने लगी थी। उस जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो ज्यादा थी। तो उस सब को नजरअंदाज करके अगर हम ये कहें कि शेख हसीना का या अवामी लीग का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है बांग्लादेश की ग्रोथ में, बांग्लादेश के पनपने में, तो ये मुझे लगता है अपने आप में एक अनडेमोक्रेटिक मूव है। और इसका जिसका आपने जिक्र किया कि दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि किस तरह से कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से जो पार्टीज कट्टरपंथ का समर्थन करती रही, एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज को पनपने देती रही, उनका समर्थन किया जा रहा है, तो एक खतरे की घंटी जरूर बज रही है कि ये बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी सरकार जिसके पास खुद कोई डेमोक्रेटिक मैंडेट है नहीं, वो काफी कुछ ऐसे डिसीजंस ले रही है जिसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में अच्छा होता कि जो अंतरिम सरकार है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर चुनाव कराने की घोषणा करती या बताती कि कब तक वो वहाँ पर चुनाव कराए, लेकिन ऐसा तो वहाँ पर हो नहीं रहा है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी अगर हम बात करें, पश्चिमी देश काफ़ी मुखर रहते हैं। इस तरह का माहौल जिन देशों में रहता है वो कहते हैं कि आप वहाँ पर जाकर चुनाव करवाइए, लोकतांत्रिक जो वैल्यूज़ हैं उनको वहाँ पर रिस्टोर कीजिए, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से। जी बिल्कुल। और जैसा आपने कहा अंतरिम सरकार का जो सबसे बड़ा काम होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि सारी जो वहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं, सारे जो राजनीतिक सारी विचारधाराएं हैं उनको साथ लाते, उनको बिठाते और एक तौर पर एक रोड मैप बनाते कि बांग्लादेश का आगे क्या होना चाहिए और चुनावों की घोषणा करते। उनका और क्या काम है जो एक ऐसे प्रोसेस से आए हैं जिसमें कि कोई डेमोक्रेसी का तो कोई रोल नहीं रहा उनको लाने में, लेकिन वहां पर वो अपना एजेंडा इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें कि एक जो बांग्लादेश की राजनीति की धुरी रही है उसको आप दरकिनार करते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जैसा आपने कहा कि पश्चिमी देशों का खासकर ये रवैया कि जो कुछ हो रहा है वो कितना डेमोक्रेटिक है, कितना उन मूल्यों के फेवर में, जिन मूल्यों की बात लगातार पश्चिमी देश करते रहे हैं,
अगर ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में हो रहा होता तो क्या आप चुप होते? क्या आप इस तरह की एक अनडेमोक्रेटिक मैंडेट किसी एक व्यक्ति को या एक ग्रुप ऑफ लोगों को दे देते? तो उसके बाद आप किस तरह से उसको डिफेंड करते? तो मुझे लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए कि जिस तरह से एक ऐसे ग्रुप को समर्थन दिया जा रहा है और एक ऐसी सरकार को प्रॉप अप करने की कोशिश की जा रही है जो कि न सिर्फ एंटी डेमोक्रेटिक मीन्स के तौर पर सत्ता में आई है, लेकिन जिसका बिहेवियर भी एंटी डेमोक्रेटिक नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, उसके बाद अमेरिका के चुनाव पर हम बातचीत करेंगे।